हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इरा स्टडी में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी। इससे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स के ये 4 हेड्स पढ़ाए थे। ठीक है, मेरी पिछले से पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स के चारों हेड के बारे में बताया था कि इनकम टैक्स के अंदर कितने हेड होते हैं। 4 हेड होते हैं। ये रहे आपके 4 हेड। ठीक है, मैंने बताया था इनकम टैक्स के आपके 4 हेड होते हैं और 5वां जो होता है वो होता है अदर सोर्सेज। तो टोटल हो गए 5 हेड। ठीक है, अच्छा, जो इन चारों में नहीं आता, जो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनमें नहीं आता है, वो किस में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अच्छा, तो इसमें मैंने पहले जो स्टार्ट किया था यूनिट 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और मैंने इसका डाउनलोड भी जो था वो मेरे पास ही है। डाउनलोड में चलते हैं, पहले इसके डाउनलोड्स के अंदर में से हम निकालते हैं पीडीएफ। ये रहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पीजीबीपी का प्रिंट आउट, सॉरी पीडीएफ, जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई हुई हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आपको पूरा कंप्लीट बताऊँगा। ये देखिए, चलिए, जो पढ़ने लायक, याद करने लायक बातें होंगी मैं इनको अंडरलाइन करता जाऊँगा। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपने सामने ICAI की बुक रखी हुई है आपके सामने, तो आप उस बुक को अंडरलाइन कर लें। मैं आपको पहले ही कह दूं, मैं अपनी तरफ से कोई भी बुक प्रिपेयर नहीं करता हूं, सिर्फ ICAI के मॉड्यूल पढ़ाऊंगा और यही भगवान है। और क्या है? यही भगवान है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हाउस प्रॉपर्टी है अपने पास, जो हाउस प्रॉपर्टी जो आता है हमारे पास, इसकी चार्जेबिलिटी कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 22। याद रखना, किस में आता है? सेक्शन 22। अच्छा, अब इसमें कुछ 2 पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पॉइंट कहता क्या है। ये पॉइंट कहता है कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो डिटरमाइन किस पे होता है? एनुअल वैल्यू पे। किस पे डिटरमाइन होता है? एनुअल वैल्यू पे। सॉरी, डिटरमाइन किस पे होता है? एनुअल वैल्यू पे। ठीक है, एनुअल वैल्यू पे डिटरमाइन होता है। और ये किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम पढ़ेंगे किसमें? सेक्शन 23 के अंदर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सेक्शन 23 के अंदर। अच्छा, एक चीज़ है, बेनिफिट क्या है, अगर आप इससे पढ़ोगे ना, ये हेडलाइट नहीं हो रहा थोड़ा सा, हाँ, सेक्शन 23 के अंदर होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एनुअल वैल्यू में जो काउंट होता है वो किस पे काउंट होता है? बिल्डिंग पे काउंट होता है। किसकी? बिल्डिंग पे होगा। और लैंड एप्रोप्रिएट देयर टू। अच्छा, लैंड एप्रोप्रिएट देयर टू क्या होता है और बिल्डिंग क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा कि भाई बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग के अंदर क्या क्या आता है, और लैंड एप्रोप्रिएट देयर टू में क्या आता है, इसके बारे में बताऊंगा। इसमें भी बुक में ही लिखा हुआ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग क्या है और लैंड देयर टू एप्रोप्रिएट क्या है। ठीक है, और एसएससी मस्ट भी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। ये इसने चार्जेबिलिटी के सेक्शन के अंदर, सेक्शन 22 में 2 पॉइंट बोल दिए। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन भी है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर एसएससी अपनी प्रॉपर्टी पे क्या करता है? कोई बिजनेस करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को क्या करता है? बिजनेस करता है, तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस में आएगा। किस में आ जाएगा वो फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन के अंदर। अच्छा, ये कैसे आएगा? मान लो कि प्रॉपर्टी है एसएससी की। एसएससी की क्या है? एसएससी की क्या है? प्रॉपर्टी है। एसएससी क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी को अपना ही कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशनल कैरी कर रहा है खुद से, तो वो क्या कहलाएगा? कैरी ऑन बाय हिम। खुद से प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा कि भैया इससे होने वाली जो इनकम है वो पीजीबीपी में आएगा। अच्छा, एक होता है कि अगर वो बिजनेस लेटिंग आउट है, तो वो भी जो प्रॉपर्टी काउंट होगी वो किस में काउंट होगी? पीजीबीपी में काउंट होगी। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों? देखो, मैं पहले क्लियर करूँ एक चीज़, रुको।
एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ और फिर मैं उसमें आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये मैं आपको अपने से परिचित करा देता हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इनकम टैक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये जो इनकम टैक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ मई 24 के लिए, ठीक है। मेरा पूरा नाम, अपना पूरा नाम यहाँ मेंशन कर देता हूँ। यह पेन में थोड़ी सी दिक्कत है, गरीब इंसान बढ़िया पेन भी नहीं खरीद सकता, पता तुम्हें। देखो ठीक है। बड़ी मुश्किल से लिखा है मैंने, आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ रही है, हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये है आपका एसएससी, ये सुंदर सा, ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, सुंदर सा बंदा जो है वो आपका एसएससी है। इस एसएससी का ये सुंदर सा घर है। अब ये जो घर है ना, ये घर नहीं है, इन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हैं। क्या खड़ी कर रखी है? बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, और 3 माला है। ये क्या है? 3 माला है। एसएससी जो है यहाँ रहता है किस पे? ग्राउंड फ्लोर। सॉरी भाई, सॉरी। एसएससी जो रहता है वो कहाँ रहता है? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ठीक है। अब एसएससी रहता है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे। ये जो आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये इसका क्या है? लेट आउट कर रखा है इसने, लेट आउट किया हुआ है। और ये उसका खुद का प्रोफेशनल, ठीक है, खुद का बिजनेस है। क्लियर? तो यहां से जो प्रॉफिट हो रहा है ये किस में जाएगा? पीजी बीपी में। और यहां से होने वाली जो इनकम आएगी वो किस में जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। यही चीज है, यही चीज यहाँ पे ये चीख के कह रहा है कि भैया बिजनेस हुआ, ठीक है, बिजनेस चाहे वो बिजनेस लेटिंग आउट हुआ। और इसमें देखना, इसमें जो इसको पैसा मिलेगा, यहाँ पे जो पैसा मिलता है ना वो पर मंथ मिलता है। मान लो अगर इसको 10,000 मिल रहा है, चलो 1000 ही मान लेते हैं, तो इसको मिल रहा होता है पर मंथ। क्लियर? पर अगर इसने बिजनेस डाल रखा है और बिजनेस इसका लेटिंग आउट बिजनेस है, और यहाँ पे पैसा जो क्या मिलेगा? पर डे। मान लो इसका जो बिजनेस है, यहाँ पे इसने ओयो खोल रखा है। क्या खोल रखा है? यहाँ पे इसने ओयो खोल रखा है। अब यहाँ पे इसने ओयो खोल रखा है, कपल्स को देता है और डेली पैसा लेता है। तो ये यहाँ से होने वाली इनकम इसकी किस में जाएगी? पीजीपीपी में। और यहाँ पे पर मंथ ले रहा है तो ये हाउसिंग प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है, एचपी के अंदर। चलो, मुझे लगता है अब समझ में आ गया बहुत बढ़िया से। ये दोनों पॉइंट मैंने चार्जिंग सेक्शन का बहुत बढ़िया से क्लियर किया है, इसके अंदर क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। आ जाओ। अब हम इसमें ना एक पॉइंट लाइन जो हमें खुद देता है आईसीए, कहता है एनुअल वैल्यू इज अमाउंट ऑफ विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबल बाय द एक्सपेक्टेड टू लेफ्ट ऑफ ईयर टू ईयर। देखो, जो एनुअल वैल्यू होता है ना, वो जो गवर्नमेंट जो अमाउंट काउंट करती है एक रीजनेबल वैल्यू पे काउंट करती है, ईयर टू ईयर। ज़बरदस्ती वाला सीन नहीं है कि पेल दो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है, भाई इतना है तो ये। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बस मैंने आपको ये बताया कि भैया हाउस प्रॉपर्टी चार्जिंग सेक्शन 22 के अंदर किस तरीके से होता है। अब से कंडीशन बता देता हूँ मैं, उसमें कंडीशन क्या क्या है, जो कि 2.2 में हमें कंडीशन के बारे में बात करेंगे। बोलता है कि इसके ना 4 कंडीशन है। थर्ड और ये
4 कंडीशन। ठीक है, अब ये जो 4 कंडीशन है इसमें देखिएगा, पहला कंडीशन क्या कहता है, चिक के कह रहा है कि प्रॉपर्टी, क्या कहता है, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड एप्रोप्रिएट thereto। अब देखो, कोई ये मत कहना भाई कि अभी तक सर ने एक्सप्लेन नहीं किया एप्रोप्रिएट thereto। चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। सॉरी। ठीक है, अभी देखो समझना, मान लो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी में यहाँ आपने घर बना रखा है इस हिस्से में। ठीक है, मान लो यहाँ बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, यहाँ आपने बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, और ये पूरी जगह है ना, ये वेकेंट है। तो यहाँ हो गया हूँ, और ये हो गया, देखो यार ना, ये ना पेन ना थोड़ा दिक्कत कर रहा है मेरे को, आप लोग समझ जाना कि ये वेकेंट लिखा हुआ है। ठीक है, समझ जाओ ये क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन आपका वेकेंट है। क्लियर? तो ये अटैच है ना, तो यहां पे जो रेंट मिलेगा ये किस में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब समझना, अब इसके अंदर ये समझना कि अब ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो क्या सिर्फ और सिर्फ वेकेंट है। यहां से जो रेंट मिलेगा ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। यहां से जो इनकम आएगी या जो प्रॉपर्टी आएगी ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका जाएगा ओएस में। किस में जाएगा, ओएस में। ठीक है, अगर वेकेंट प्रॉपर्टी है तो वहां से कोई रेंट आ रहा है तो वो अदर सोर्सेस में जाएगा। ठीक है, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। ठीक है, पीजीपीपी में नहीं जाएगा, पीजीपीपी को बिजनेस तो कर नहीं रहे यहाँ पे हम। ठीक है, ये तो हमने किराए पे दे रखा ना, इसलिए तो ये जाता है ओएस के अंदर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ क्लियर हो गया कि लैंड एप्रोप्रिएट का मतलब मैंने बता दिया कि लैंड क्या है, कनेक्ट है, हाउस कनेक्ट है एक वेकेंट लैंड से, है ना। देखो लिखा भी यहाँ पे कि लैंड एप्रोप्रिएट मीन्स लैंड कनेक्ट विद द बिल्डिंग लाइक अ गार्डन और गैरेज एक्सेट्रा। यहाँ देखो बिल्डिंग का डेफिनेशन ऊपर मैंने बोला, नीचे पढ़ेंगे बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग के बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप, गोडाउन एंड अदर कॉमर्शियल परमिशन। क्लियर हो गया बिल्डिंग क्या है और आपका लैंड कनेक्टिविटी विद बिल्डिंग लाइक लैंड एप्रोप्रिएट क्या है, ये भी क्लियर आ गया। अच्छा, अब इसमें एक सेक्शंस पढ़ लेते हैं, पॉइंट जो हमारे पास मेन पॉइंट है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट वैकेंट लैंड, तो मैंने बोला था ना इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, मैंने अभी लाइन कही थी ना, अभी ऊपर लिखवाया था, बताया था कि उसमें जाएगा अदर सोर्सेज के अंदर या पीजीबीपी में जाएगा फॉर द बिजनेस और प्रोफेशनल एज केस में भी। अगर कोई ऐसा केस है कि वहाँ बिजनेस और प्रोफेशन चल रहा है तो वो पीजीबीपी में जाएगा, अदरवाइज किस में बोला था मैंने कि ओएस के अंदर जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन बोली थी वो यहाँ पे पहले से लिखा। देखो मैं अपनी तरफ से कोई भी लाइन नहीं बताऊँगा, जो बुक में लिखी है वही बता रहा हूँ, वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में होना चाहते हैं पास और चाहते हैं कि आईसीएआई का कोई भी लाइन मेरे नज़रों से ना छूटे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक भी लाइन, एक भी वर्ड ऐसा मैं नहीं छूटने दूंगा जो आईसीएआई मॉड्यूल में लिखा हो और उसका मतलब, उसका मायने कुछ बच रहा हो, सब मैं आपको यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है किसी को, तो उसको ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है, पढ़ते हैं। एसएससी मस्ट बी
द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। भैया देखो सीधी सी बात, ऐसे क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, ज़रूरी है। क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात है नहीं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको, जैसे ओनर इंक्लूडेड डीम्ड ओनरशिप। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, 2.11 में पढ़ेंगे। जब हमारे पास आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। ओनर पर्सन हो द एंटाइड रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। बस सीधी सी बात है, उसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसे रिसीव होना चाहिए। द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड इज नॉट वारंटेड। ठीक है, कोई ऐसा सील डेट ना बना हो उसका। ओनर इंक्लूड बोथ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट्स। ओनर के पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली उस प्रॉपर्टी के उसके पास राइट्स होना चाहिए, फ्री होल्ड होना चाहिए और लीज होल्ड होना चाहिए। ठीक है। द पर्सन, हाँ ओनरशिप इंक्लूड मैंने बता दिया। द पर्सन हु ओनर द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच इज स्टैंड। कहता क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्डिंग नॉट टू ऑल्सो बी ओनर ऑफ द लैंड। ऐसा ना हो कि जो लैंड का ओनर है, मतलब प्रॉपर्टी की ज़मीन तो तुम्हारी है पर उस पर बनाई गई बिल्डिंग जो है वो तुम्हारी ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से प्रॉपर्टी या बिल्डिंग आपकी होनी चाहिए। द एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहता जिस प्रीवियस ईयर में आप, प्रीवियस ईयर जब हम इनकम टैक्स जब हम कंपटीशन करते हैं तो हम पिछले साल का ही तो कंपटीशन करते हैं इस साल, तो ज़रूरी है कि पिछले साल में उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। ये नहीं कि इस साल का प्रॉपर्टी का ओनर है वो, तो इस साल उसका इनकम टैक्स काउंट करना है। भाई अगली साल तो काउंट करेंगे इस साल का। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, होना चाहिए इट नॉट द, क्या बोलता है, इट इज़ नॉट मटेरियल वेदर ही इज ओनर इज द असेसमेंट ईयर। ठीक है। असेसमेंट ईयर कोई मटेरियल नहीं करता, कोई मतलब मायने नहीं रखता इसका कि वो इस असेसमेंट ईयर का वो है, ऑनर है। चलिए ठीक है, एक मिनट अब पढ़ते हैं। इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज अंडर द डिस्प्यूट। देखो ये ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको ना हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला सॉरी ये हाईलाइट कर रहा हूँ पूरे के पूरे पॉइंट को, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट। ये ना आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। किसमें, एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। आपको पता है ना कि आपके पेपर में 30%, कितने परसेंट, 30% एमसीक्यू आएगा। ठीक है, और विदाउट नो नेगेटिव मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्क्स उसमें नहीं है। तो 100% और 30 के 30 क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं। ठीक है, चलो तो मैं क्या बता था कि हाँ ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या कहता है, इफ़ द टाइटल ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट। मान लो कि प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है उसका जो टाइटल है कोई डिस्प्यूट में इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के अंदर, और डिसीजन एज टू होल विल द ओनर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द सेक्शन 22। और क्या कहता है, डिसीजन निकल के आता है कि हु विल बी ओनर ऑफ द चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द सेक्शन 22, है ना, कि भैया इसका जो चार्जेबल होगा ऑनर होगा, और सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग वी विल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टिल द कोर्ट गिव्स इट्स डिसीजन। डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेट करेगा कोर्ट के डिसीजन देने तक टू द सूट फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई वो चल रहा है तो उससे मिलने वाले इनकम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो काउंट होगा ऑनर ही करेगा सेक्शन 2 गणित। पर इसमें डिपार्टमेंट वेट करता है कि भैया कोर्ट का डिसीजन क्या है, कोर्ट ने किसको ओनर बनाया है, तो किससे हाउस प्रॉपर्टी चार्ज, हाउस प्रॉपर्टी पे इनकम और इनको उस इनकम पर टैक्स किससे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कुछ पॉइंट हैं कि जहाँ अनरियलाइज रेंट, मैं आपको बता दूँ पहले यहाँ पे कि ये जो अनरियलाइज रेंट है, एक तो पूरा हाईलाइट करो, कुछ हो पूरा जाता है। ठीक है, इसमें जो ये अनरियलाइज रेंट है, अरे भाई बड़ा ही बवाल चीज़ है यार ये जो भी हो, जो ये अनरियलाइज चीज़ जो है
थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। चलो, ये जो अनरिलाइज्ड रेंट जो है एन एरियर ऑफ रेंट जो है ओनर ऑफ द डेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट रिलेवेंट, कि ज़रूरी नहीं है कुछ प्रॉपर्टी का वो ओनर हो सकता है ना कि अभी मेरा रेंट पेंडिंग है, बाद में मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, फिर दोबारा पैसा आ गया मेरे पास। तो ये चीज़ है, इसके बारे में हम 2.9 में पढ़ेंगे डिटेल में। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या है इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये चारों पॉइंट, पर याद रखना इसमें जो ये वाला पॉइंट है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो कैसी लगी? जय हिंद। मैं ऐसे ही 20-20, 22-22 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा ही जो इनकम टैक्स होगा सब कन्वर्ट करूंगा, सब डालूंगा, एक एक लाइन के साथ, एक एक वर्ड के मतलब के साथ एक्सप्लेन करके आपके पास लेके आऊँगा। ठीक है, मैं भी आप जैसा ही एक सीए का स्टूडेंट हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का, थोड़ा सा रिवाइज़ करने का, थोड़ा सा वीडियो बताने का। अगर आप मज़े में भी मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा ऐसा ही मॉड्यूल एक बार रिवाइज़ हो जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, अच्छे से डिटेल में आएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ, बेस्ट से बेस्ट बता सकूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छे से चीज़ों को हाईलाइट करके समझा सकूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टाइमली आपको ऐसे ही 1 बाय 1 एक एक वीडियो देता जाऊंगा और पूरी कोशिश रहेगी कि मई 20 के एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स सब कुछ टीडीएस से लेके सब आपको इसी वीडियोज़ में, इन्हीं पीडीएफ से पूरा क्लियर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।